किशन अपनी रेहड़ी पर खड़ा चारों तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। उसे विश्वास था कि कोई ना कोई ग्राहक जरूर आएगा जो उसके गर्मा गर्म आलू के पराठों का स्वाद चखेगा। लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी उसकी रेहड़ी पर कोई नहीं आया। किशन गरीब था। वह रोज बाजार में अपनी छोटी सी रेहड़ी लगाकर स्वादिष्ट आलू के पराठे बेचता था और उसी से अपने घर का गुजारा करता था। हमेशा की तरह आज भी वो सुबह से ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम बड़ा सुहाना हो गया था। किशन ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोला, आज तो मौसम कितना अच्छा हो गया है। ऐसे मौसम में तो लोगों को गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने का मन जरूर करेगा, लेकिन पता नहीं कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा। वो उदास होकर सोच ही रहा था कि तभी गांव के कुछ लोग उसकी रेहड़ी की तरफ आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर किशन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आइए भैया, बताइए, पराठे में तीखा हल्का रखना है या थोड़ा तेज? अरे किशन भैया, आप तो जानते ही हो मुझे ज्यादा तीखा पसंद नहीं है, बस हल्का सा मसाला रखना। ठीक है भैया, हमेशा की तरह स्वादिष्ट पराठा बनाकर देता हूँ। किशन खुशी खुशी चूल्हा जलाने लगा। तवा गरम हुआ। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज ठंडी हवाएं चलने लगी और बिजली जोर जोर से कड़कड़ाने लगी। इतने में एक ग्राहक बोला, अरे नहीं नहीं भाई, मेरे लिए पराठे मत बनाना। मैं तो सामने सुरेश ढाबे वाले के यहाँ जाकर खाऊंगा। इस बारिश में यहाँ रेहड़ी के पास खड़े होकर कौन खाएगा? लेकिन सुरेश ढाबे वाला कितने महंगे पराठे देता है, और सच कहूँ तो उसके हाथों में स्वाद भी नहीं है जो किशन भैया के पराठों में है। स्वाद अपनी जगह है भाई, लेकिन मैं थोड़े ज्यादा पैसे दे दूंगा। कम से कम आराम से बैठकर ढाबे में बारिश का मजा लेते हुए गर्मा गर्म पराठे तो खाऊंगा। सच कहूँ तो इस बारिश में मैं भी यहाँ अकेला खड़ा होकर नहीं खाना चाहता। मैं भी तुम लोगों के साथ ढाबे पर ही चलता हूँ। ये सुनते ही किशन का चेहरा उतर गया। उसने कहा, अरे भैया, आलू का मसाला तो तैयार हो गया, बस 2 मिनट दीजिए, अभी गर्मा गर्म पराठे बनाकर देता हूँ। यह पराठे किसी और ग्राहक को दे देना, हम लोग ढाबे पर जा रहे हैं। इतना कहकर सभी ग्राहक सामने वाले सुरेश ढाबे पर चले गए। किशन चुपचाप उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसके दिल में जो उम्मीद की छोटी सी किरण जगी थी वो पल भर में बुझ गई। जिस जगह किशन अपनी छोटी सी रेहड़ी लगाता था, ठीक सामने सुरेश का ढाबा था। वहाँ खाने के दाम ज्यादा थे और स्वाद भी साधारण था, लेकिन बारिश और खराब मौसम की वजह से लोग आराम देकर उसी ढाबे की तरफ जा रहे थे। सुरेश ढाबे वाला अपने ढाबे पर बढ़ती भीड़ देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। बाजार में सभी रेहड़ी वाले अपना सामान पैक करने लगते हैं, लेकिन किशन शांत खड़ा हुआ था। अरे किशन, तुम अभी तक अपना सामान नहीं समेट रहे क्या? तुम्हें घर नहीं जाना? भाई, आज सुबह से 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई है। अगर खाली हाथ घर गया तो पत्नी को क्या जवाब दूंगा? वह भी उम्मीद लगाए बैठी होगी। सोच रहा हूँ थोड़ी देर और रुक जाऊं, शायद कोई ग्राहक आ ही जाए। भैया किशन, मौसम बहुत खराब है। ऐसे मौसम में भला तुम्हारे आलू के पराठे खरीदने कौन बाहर निकलेगा? सामने सुरेश का ढाबा भी है, लोग वहीं चले जाएंगे। तुम बेकार में समय बर्बाद कर रहे हो। हाँ भाई, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ, फिर मैं भी चला जाऊंगा। धीरे धीरे सभी रेहड़ी वाले अपना सामान समेटकर वहां से चले गए। अब पूरे बाजार में केवल किशन की रेहड़ी बची थी। तेज हवाएं चलने लगी थी। बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी थी। किशन अपनी रेहड़ी को बचाने के लिए पास के एक पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई ग्राहक नहीं आया। किशन थक चुका था। उसने उदास होकर आसमान की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा, लगता है आज किस्मत में कमाई लिखी ही नहीं है। अब समय बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं घर चला जाऊं। किशन अपना सामान समेट ही रहा था कि तभी एक बुजुर्ग औरत
बारिश में भीगते हुए उसके पास आई। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अम्मा जी, तेज बारिश आने वाली है, इसीलिए मैंने सब सामान पैक कर लिया था। लेकिन आपके लिए मैं फिर से चूल्हा जला लेता हूँ। बताइए कितने पराठे बनाऊं? बेटा, भूख तो बहुत जोर की लगी है, 4-5 पराठे खा सकती हूँ। ठीक है अम्मा जी, मैं अभी गर्मा गर्म आलू के पराठे बना कर देता हूँ। कम मसाले वाले बनाऊं ना? लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक थैला भी नहीं है। अम्मा जी, आप पैसों की चिंता क्यों करती हैं? भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट आलू के पराठे बना कर लाता हूँ। किशन का ठंडी हवाओं के बीच तवा धीरे धीरे गर्म होने लगा और फिर शुद्ध देसी घी में सुनहरे आलू के पराठे सेकने लगा। ऊपर से उसने मक्खन लगाया। गर्मा गर्म पराठों की खुशबू दूर तक फैल गई। किशन उन पराठों को उस बेसहारा बुजुर्ग औरत को देने लगा। अम्मा जी, लीजिए गर्मा गर्म आलू के पराठे, खा लीजिए। ऊपर वाला तुम्हें बहुत तरक्की दे। आज के जमाने में भला कौन बिना स्वार्थ किसी की मदद करता है? अम्मा जी, मैं खुद एक गरीब इंसान हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचपन से यही सिखाया है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी हो तो उसमें जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। वो बुजुर्ग औरत किशन को ढेर सारी दुआएं देने लगी। किशन ने आसमान की तरफ देखा और एक ठंडी सांस भरी। अब तक उसे समझ आ चुका था कि आज उसकी किस्मत में कमाई नहीं लिखी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। बारिश तेज हो चुकी थी। किशन अपनी भीगी हुई रेहड़ी को धक्का देता हुआ घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सुमन उसके पास आई। अजी, आज आने में इतनी देर क्यों लगा दी? सुमन, आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। ग्राहकों का इंतजार करता रहा। लोग मेरी रेहड़ी तक आए, लेकिन किसी ने पराठा नहीं खाया। अब सीधे सुरेश के ढाबे पर चले गए। अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? गांव वालों को तो तेरे हाथ के बने देसी घी और मक्खन वाले आलू के पराठे बहुत पसंद है। फिर आज सब सुरेश के ढाबे पर क्यों चले गए? माँ, मेरी तो बस एक छोटी सी रेहड़ी है और सुरेश का बड़ा ढाबा। वहाँ कुर्सियाँ हैं, छत है, लोग आराम से बैठकर खाना खाते हैं। अब मॉनसून शुरू हो गया है, बारिश में कौन मेरी खुली रेहड़ी पर खाना खाएगा? मुझे नहीं लगता कि अच्छी कमाई हो पाएगी। बेटा, इंसान को मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अपनी जान लगाकर मेहनत करता है, बाकी जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। लेकिन मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। मैंने सोचा था कि इस मॉनसून में चौपाल पर एक छोटी सी पक्की दुकान ले लूंगा और अपना आलू का पराठे का व्यापार बढ़ाऊंगा, लेकिन लगता है इस साल भी यही रेहड़ी धकेलनी पड़ेगी। किशन परेशान था। मानसून का मौसम शुरू हो चुका था और लगातार बारिश की वजह से उसकी रेहड़ी पर ग्राहक बहुत कम आने लगे थे। उसे चिंता सताने लगी थी। आखिरकार वो अपनी पत्नी और माँ का ख्याल कैसे रखेगा? अगली सुबह किशन फिर एक नई उम्मीद के साथ उठा। अपनी आलू पराठे वाली रेहड़ी लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। बाजार पहुंचकर उसने अपनी रेहड़ी लगाई और ग्राहकों का आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद 2 ग्राहक उसकी रेहड़ी के पास आए। किशन भैया, गरम गरम तो चटपटे आलू के पराठे लगा दीजिए, और हाँ, चटनी थोड़ी ज्यादा देना, आपकी चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है। बस 5 मिनट दीजिए। किशन तुरंत काम में लग गया। थोड़ी ही देर में उसने घी में सने हुए गर्मा गर्म पराठे चटनी के साथ ग्राहकों को परोस दिए। उसी समय शहर से आए 2 अमीर आदमी वहां पहुंचे। उन्होंने महंगे सूट बूट पहन रखे थे। उन्हें देखकर पास में ढाबा चलाने वाला सुरेश जोर से आवाज लगाने लगा। अरे भाई साहब, इस छोटी सी रेहड़ी पर खड़े होकर पराठे खाना आपको शोभा नहीं देता? आइए मेरे ढाबे पर, आराम से बैठकर बढ़िया खाना मिलेगा। भाई, जब आपके ढाबे पर ग्राहक आते हैं
तब मैं उन्हें अपनी रेहड़ी पर नहीं बुलाता। फिर आप मेरे ग्राहकों को क्यों बुला रहे हो? अरे किशन, यह शहर के बड़े लोग हैं। अगर तेरी रेहड़ी के पराठे खाएंगे तो हमारे गांव का नाम खराब होगा। इन्हें मेरे ढाबे पर आने दो। सुरेश भाई, ग्राहक को रोकने वाले न आप और न मैं। यह उनकी अपनी मर्जी है कि उन्हें कहाँ खाना पसंद है। मेरी नाक दूर से ही खाने की खुशबू पहचान लेती है। तुम्हारे पराठों की खुशबू ही बता रही है कि स्वाद भी लाजवाब होगा। 2 पराठे मेरे लिए और 2 मेरे दोस्त के लिए। जल्दी से बना दो। ये सुनकर किशन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में किशन ने गर्मा गर्म आलू के पराठे चटनी और रायते के साथ उन दोनों के सामने परोस दिए। वाह भैया, ये आलू के पराठे तो कमाल के हैं। इतने स्वादिष्ट पराठे तो मैंने बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट में भी नहीं खाए। एक पराठा और खिलाइए और कुछ घर के लिए भी पैक कर दीजिए। धन्यवाद साहब, लेकिन असली स्वाद मेरे हाथों में नहीं, हमारी ईमानदारी में है। इन पराठों में जो मसाले पड़ते हैं वो बिल्कुल शुद्ध होते हैं। मेरी माँ और पत्नी अपने हाथों से सब तैयार करती हैं। हम खाने में कभी भी मिलावट नहीं करते। बस इसी ईमानदारी और मेहनत को कभी मत छोड़ना। याद रखना, मेहनत और सच्चाई इंसान को एक दिन बहुत ऊंचा जरूर ले जाती है। अच्छा, कितने पैसे हुए? साहब, पूरे 200 रुपए हुए। वो शहरी व्यक्ति जैसे ही जेब से अपना वॉलेट निकालने लगा, उसका चेहरा अचानक उतर गया। अरे, यह क्या? भैया माफ करना, लगता है मेरा वॉलेट कहीं गिर गया है। मेरे पास तो अभी पैसे देने के लिए नहीं है और मैंने बिना सोचे समझे इतने पराठे खा लिए। कोई बात नहीं साहब, जब दोबारा इस गांव में आना हो तब दे देना। वो अमीर व्यक्ति किशन को धन्यवाद कहकर वहाँ से चला गया। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद फिर एक बरसाती शाम आई। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली जोर जोर से चमक रही थी और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। किशन अपनी रेहड़ी के पास खड़ा सोच रहा था कि शायद आज भी कमाई नहीं होगी। तभी दूर से एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से वही शहरी व्यक्ति उतरा। उस दिन आपने एक अनजान मुसाफिर पर भरोसा किया था, बिना पैसे लिए उससे पेट भर खाना खिलाया था। आज मैं सिर्फ आपके पैसे लौटाने नहीं आया। आज आपके पास जितने भी पराठे बनाने की सामग्री है, सबके पराठे बना दीजिए। मुझे सारे पराठे चाहिए। ये सुनते ही किशन की आंखें चमक उठी। जिसे आज पूरे दिन एक ग्राहक की उम्मीद नहीं थी, उसकी सारी मेहनत एक ही पल में सफल होती दिखाई देने लगी। लेकिन पास में ही अपने ढाबे पर बैठा सुरेश ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। किशन की तो किस्मत खुल गई। अब शहरी लोग भी इसके पराठों की तारीफ करने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन यह बड़ा ढाबा खोल लेगा और लोग मेरे ढाबे पर आना बंद कर देंगे। रामू, रामू, जरा इधर आ। सुरेश अपने ढाबे पर काम करने वाले रामू को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, अभी के अभी किशन की रेहड़ी पर जाओ और ऐसा हंगामा करो कि वह शहरी आदमी यहाँ से चला जाए और दोबारा कभी किशन की रेहड़ी की तरफ देखने भी ना आए। यह काम आपका मुझसे नहीं मालिक, किसी और से करवाना चाहिए। अगर किशन ने मुझे पहचान लिया तो वह सबको सच बता देगा। तेरी बात में दम तो है। चल ठीक है, यह काम किसी और से करवाता हूँ। दरअसल सुरेश अंदर ही अंदर जल रहा था। अब तक बाजार में सबसे ज्यादा ग्राहक उसी के ढाबे पर आते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोग किशन के स्वादिष्ट आलू के पराठों की तारीफ करने लगे थे। शहर से आए लोग भी उसके पराठों की खूब प्रशंसा कर रहे थे। ये सब देखकर सुरेश के मन में ईर्ष्या भर गई थी। एक दिन उसने अपनी जलन में आकर एक भाड़े के आदमी को किशन की रेहड़ी पर भेज दिया। किशन हमेशा की तरह मुस्कुराया। उसने साफ हाथों से गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए और सुरेश के भेजे हुए आदमी को पराठे खाने को दिए। और कुछ ही देर बाद अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे, यह कैसे पराठे बनाए हैं तुमने? बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। इन्हें खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है।
लगता है तुम गंदगी से खाना बनाते हो और मसाले भी नकली इस्तेमाल करते हो। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। मैं बहुत साफ सफाई से खाना बनाता हूँ। देखिए मेरी रेहड़ी बिल्कुल साफ है और मसाले तो मेरी माँ और पत्नी अपने हाथों से घर में तैयार करती हैं। उनमें रत्ती भर भी मिलावट नहीं होती। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जरूर तुम्हारे पराठों में मिलावट है, तभी तो मेरी तबीयत खराब हो गई है। अरे गांव वालों, इसके आलू के पराठे मत खाना, नहीं तो तुम भी बीमार पड़ जाओगे। किशन भाई, 2 पैसे ज्यादा कमाने लगे तो तुमने बेईमानी शुरू कर दी। मसालों में भी मिलावट करने लगे। गांव वाले तुम पर भरोसा करके खाना खाते हैं और तुम उन्हीं के साथ धोखा कर रहे हो। सुरेश भाई, मैं भूखा रह लूंगा लेकिन बेईमानी का 1 रुपया भी नहीं कमाऊंगा। मेरे आलू के पराठे में रत्ती भर भी मिलावट नहीं है। मैं हमेशा साफ सफाई और ईमानदारी का ध्यान रखता हूँ। लेकिन सुरेश और उसका भेजा हुआ आदमी लगातार हंगामा करते रहे। उनकी बातें सुनकर ग्राहक आपस में बातें करने लगे। क्या पता सच में मिलावट हो? अगर पराठे खाकर हमारी तबीयत खराब हो गई तो? धीरे धीरे सभी ग्राहक वहां से हटने लगे। किशन बार बार लोगों को समझाता रहा, लेकिन उस समय कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अपनी मेहनत और ईमानदारी पर छोटा आरोप लगता देखकर किशन का दिल टूट गया। शाम को उदास होकर वो घर लौटता है। अरे बेटा, तू गांव वालों की बातों की इतनी चिंता क्यों करता है? वो शहरी बाबू, क्या नाम है उसका, विजय, वो तो हर हफ्ते तेरी रेहड़ी से सारे पराठे खरीद कर ले जाता है। इस मानसून में उसी के भरोसे हमारा गुजारा हो जाएगा। माँ, मेरे पराठों में मिलावट की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी है। आपको क्या लगता है जब विजय बाबू यह सब सुनेंगे तो वह मेरे पराठे खरीदेंगे? नहीं माँ, अब कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। बेटा, सच कभी छुपता नहीं। हमने कोई बेईमानी नहीं की। हमारे मसाले शुद्ध हैं। एक दिन गांव वालों को ये बात जरूर समझ आएगी कि तूने कभी कोई बेईमानी नहीं की। तू ईमानदार है। सुमन और कावेरी किशन को हिम्मत देती रही। अगले दिन किशन फिर एक नई उम्मीद और हल्की सी मुस्कान के साथ बाजार में अपनी रेहड़ी लगाता है। वो ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगता है। तभी सुरेश ताना मारते हुए कहता है, अब यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारने से कोई फायदा नहीं है किशन। तेरे पास अब कोई ग्राहक नहीं आने वाला। किशन चुपचाप उदास होकर बैठ जाता है, जबकि सुरेश मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। कुछ देर बाद अचानक एक चमचमाती महंगी कार आकर किशन की रेहड़ी के सामने रुकती है। कार से वही अमीर शहरी व्यक्ति विजय उतरता है। किशन तुरंत खड़ा हो जाता है। साहब, आप गांव वालों की बात पर विश्वास मत कीजिए। मेरे मसाले बिल्कुल शुद्ध हैं। मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। मेरे आलू के पराठों में कोई मिलावट नहीं है। एक बार फिर से खाकर देखिए, यह सब झूठी अफवाह है। किशन, मैं किसी की बातों में आने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हारे आलू के पराठे सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। तुम्हारे हाथों में अलग ही स्वाद है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई पसंद आई। इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। साहब, मैं कुछ समझा नहीं। आप मेरे साथ कैसा काम करना चाहते हैं? मैं बहुत समय से अपना व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहा था। हाईवे पर मेरी एक जमीन पड़ी है। हम वहाँ एक ढाबा खोलेंगे, खास तौर पर आलू के पराठे और अदरक वाली कड़क चाय का। पैसा और जमीन मेरी होगी और स्वादिष्ट आलू के पराठे तुम बना कर दोगी। किशन ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। मैं कहती थी ना बेटा, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। माँ, हम हमेशा उसी भरोसे और ईमानदारी के साथ काम करेंगे जैसा अब तक करते आए हैं। कभी खाने में मिलावट नहीं करेंगे और हमेशा प्यार से लोगों को खिलाएंगे, क्योंकि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, उसमें इंसान का प्यार और मेहनत भी होती है। धीरे धीरे दिन
गुजरने लगे और हाईवे पर किशन का आलू पराठे वाला ढाबा बहुत मशहूर हो गया। उसके अच्छे दिन शुरू हो चुके थे। किशन को उसकी अच्छाई और ईमानदारी का फल मिल रहा था। वो अब एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन दूसरी तरफ सुरेश के ढाबे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो दिन भर खाली बैठा मक्खियां मारता रहता था। अब तो ग्राहकों ने आना बिल्कुल ही बंद कर दिया। कोई मुझसे कुछ खरीदने ही नहीं आता। तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उससे बोला, सुरेश, यह सब उसी का परिणाम है जो तुमने किशन के साथ किया था। तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर पूरे गांव में उसकी बदनामी की थी। किशन के आलू के पराठे इतने स्वादिष्ट होते हैं कि दूर दूर से खाने आते हैं सभी लोग, और तुम्हारे ढाबे की तरफ कोई देखता भी नहीं है। उसे उसकी सच्चाई और मेहनत का फल मिल रहा है। गांव वालों को भी सच पता चल चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि किशन के आलू के पराठे में कभी कोई मिलावट नहीं थी। वो हमेशा ईमानदारी से काम करता था। असली मिलावट और बेईमानी तो सुरेश करता था। गांव वालों ने भी सुरेश को उसकी गलतियों की सजा दे दी थी। अब कोई उससे कुछ नहीं खरीदता था। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एक दिन वो किशन के पास गया। किशन भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बदनाम किया क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझसे आगे ना निकल जाओ। लेकिन अब समझ आया कि बुराई का परिणाम हमेशा बुरा होता है और अच्छाई का फल हमेशा अच्छा मिलता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे पूरा विश्वास था एक दिन गांव वालों को मेरी ईमानदारी और सच्चाई जरूर पता चलेगी, और मुझे यह देखकर भी अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुमने तो मेहनत और ईमानदारी से इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन मैं अपने बुरे कर्मों की वजह से सड़क पर आ गया हूँ। अब कोई काम धंधा भी नहीं बचा। घर की हालत बहुत खराब हो गए हैं। सुरेश, दुखी मत हो। अब मेरा काफी काम बढ़ गया है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। यह जानते हुए भी कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुम मुझे अपने यहाँ काम पर रख रहे हो। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है, बस यही काफी है। ज्यादा मत सोचो और कल से काम पर आ जाओ। किशन की ये बात सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद सुरेश ने भी ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। किशन की अच्छाई और सच्चाई ने एक बुरे इंसान की जिंदगी बदल दी। इसीलिए हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि अच्छाई का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। अरे, ये पेड़ से कैसी आवाज आ रही है? जब भी मैं कुल्हाड़ी चलाता हूँ तभी ढोलक जैसी आवाज आ रही है। लगता है मुझे आराम की जरूरत है। सुबह से शाम हो गई। अब इस पेड़ को मैं कल देखूंगा। मोहन यह सोचकर जो लकड़ियां उसने काटी थी वो बाजार में बेचकर घर चला जाता है। अगले दिन मोहन हमेशा की तरह जंगल जाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी तैयार कर रहा था कि तभी उसकी माँ धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आई। बेटा मोहन, कल तूने कहा था ना कि आज मुझे वेद जी के पास ले जाएगा। घुटनों में दर्द बढ़ता जा रहा है। हाँ माँ, मुझे याद है। आज अगर लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई तो शाम को मैं आपको जरूर ले चलूंगा। इतने में जानकी भी वहाँ आ गई। और सुनिए, अगले हफ्ते मेरे भतीजे का मुंडन है। अगर इस बार थोड़ी अच्छी कमाई हो जाए तो मेरे लिए एक नई साड़ी ले आइएगा। मोहन हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है भाग्यवान, पूरी कोशिश करूंगा। पहले माँ का इलाज, फिर तुम्हारी साड़ी। मुझे पता है आप कोशिश जरूर करेंगे।
मोहन अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में कई दूसरे लकड़हारे भी जा रहे थे। सभी अपनी अपनी बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद मोहन जंगल पहुंच गया। तभी वहां गांव का धनी व्यापारी सेठ वीरदास आ पहुंचा। अरे मोहन, अब इस जंगल में काम करने का तरीका बदल गया है। क्या मतलब सेठ जी? मतलब ये कि इस जंगल की देखरेख का मैं करूंगा। यहाँ से जो भी लकड़ियाँ जाएंगी उनकी कमाई पहले मेरे पास आएगी, बाद में मैं सबको मजदूरी दूंगा। मोहन यह सुनकर हैरान रह गया। लेकिन सेठ जी, हम लोग तो यहाँ सालों से मेहनत करते आए हैं। अरे भाई, मेहनत करो, किसने रोका है? लेकिन अब हिसाब मेरे अनुसार चलेगा। पास खड़ा रामू धीरे से बोला। अरे ये तो गलत बात है। जिसे काम करना हो करो, नहीं तो जंगल छोड़ दो। इतना कहकर वीरदास आगे बढ़ गया। मोहन भाई, मैं तो दूसरा काम ढूंढूंगा। पता नहीं ये सेठ आगे क्या क्या नियम बनाएगा। क्या करे रामू भाई, जब तक दूसरा रास्ता नहीं मिलता काम तो करना ही पड़ेगा। रामू वहां से चला गया, लेकिन मोहन चुपचाप लकड़ियां काटने लगा। दोपहर तक मोहन ने काफी लकड़ियां इकट्ठी कर ली। लकड़ियां काटते काटते मोहन को कल वाला पेड़ याद आता है, जब पेड़ से ढोलक जैसी आवाज आ रही थी। अरे, मुझे तो वह विशाल और पुराना पेड़ भी काटना है जहाँ से मुझे ढोलक जैसी आवाज आ रही थी। मोहन ने सामने देखा, वो पेड़ बाकी पेड़ों से काफी पुराना और विशाल था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर ही निकली हुई थी और तना बहुत मोटा था। मोहन धीरे धीरे उस बड़े पेड़ को काटने लगा। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी पेड़ के एक हिस्से में फंस गई। अरे ये क्या? उसने दोबारा वार किया। इस बार पेड़ के अंदर से हल्की सी खोखली आवाज आई। मोहन चौंक गया। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कुछ छुपा हो। अब उसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। वो सावधानी से उस हिस्से को काटने लगा। कुछ देर बाद पेड़ की छाल टूटकर अलग हुई और अंदर से एक पुरानी ढोलक नीचे गिर पड़ी। ढोलक? इसीलिए जब भी मैं कुल्हाड़ी मारता था तो ढोलक जैसी आवाज आती थी। उसने ढोलक उठाकर ध्यान से देखी। ढोलक पुरानी जरूर थी, लेकिन उस पर सुंदर नक्काशी बनी हुई थी। शायद किसी जमाने में किसी ने इस ढोलक को यहाँ छिपाया होगा। क्या पता इसमें कोई खजाना हो। मोहन ने उत्साह से ढोलक खोली, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। ढोलक पूरी तरह खाली थी। यह देखकर उसके चेहरे की सारी खुशी पल भर में गायब हो गई। अरे, यह तो बिल्कुल खाली है। मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो सोचने लगा था कि मेरी किस्मत बदल जाएगी। इस गरीब लकड़हारे की तकदीर इतनी अच्छी कहाँ। लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में सिर्फ मेहनत और मजदूरी ही लिखी है। मोहन उदास हो गया। उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काटने लगा। कुछ देर बाद उसे जोर की भूख लगने लगी। आज वो जल्दबाजी में घर से खाना भी नहीं लाया था। तभी उसकी नजर पास में लगे एक बड़े सेब के पेड़ पर पड़ी, जिस पर लाल लाल सेब लगे हुए थे। बहुत भूख लगी है। अगर मैं 2-4 सेब खा लूं तो शायद थोड़ी ताकत आ जाए। कल बाजार जाकर इनके मालिक को पैसे दे दूंगा। यह सोचकर मोहन ने पेड़ से कुछ सेब तोड़े और खाने लगा। उनमें से 2 सेब उसने बचाकर पुराने ढोलक के अंदर रख दिए। खजाना तो नहीं मिला, लेकिन यह पुरानी ढोलक किसी काम तो आ ही जाएगी। इसके बाद मोहन ने काटी हुई लकड़ियां इकट्ठा की, ढोलक को अपने कांधे पर रखा और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार पहुंचते ही एक ग्राहक उसकी लकड़ियां देखने लगा। अरे वाह भाई, लकड़ियां तो काफी अच्छी हैं। सब कितने में दोगे? जो सही दाम लगे दे दीजिए मालिक। नहीं भाई, मेहनत की चीज है, अच्छे दाम मिलेंगे। ग्राहक ने मोहन को उम्मीद से ज्यादा पैसे दिए। आज लकड़ियों के अच्छे दाम मिले हैं,
लेकिन ये सारे पैसे मुझे सेठ वीरदास को देने होंगे। कैसी किस्मत पाई है मैंने। यह सोचकर मोहन उदास हो जाता है। वो सारी लकड़ियां बेचकर सेठ वीरदास की कोठी पर जाता है और दिन भर की कमाई उसके हाथ में रख देता है। सेठ जी, अब मुझे मेरी मेहनत के पैसे दे दीजिए। अरे वाह मोहन, तुमने तो आज मेरा मन ही खुश कर दिया। लो ये रखो। सेठ जी, इतने कम पैसों में क्या होगा? जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो। सेठ वीरदास मोहन को उसकी मेहनत के बहुत कम पैसे देता है। मोहन निराश हो जाता है, लेकिन सेठ के सामने कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं होती। वो चुपचाप घर लौट आता है और सारी बात अपनी माँ और पत्नी को बताता है। कोई बात नहीं बेटा, सेठ वीरदास जितना दे रहा है उसी में घर का गुजारा कर लेंगे। लेकिन आपको इतनी ईमानदारी दिखाने की क्या जरूरत थी? कौन सा सेठ वीरदास बाजार में जाकर देखने वाला था कि आपने लकड़ियां कितने में बेची? जानकी, मैं बेईमानी का 1 रुपया भी इस घर में नहीं लाना चाहता। फटे पुराने कपड़े पहन लेंगे, कम खा लेंगे, लेकिन मैं कभी बेईमानी नहीं करूंगा। हमेशा ईमानदारी से मेहनत करूंगा। हाँ बेटा, इंसान को हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ ही काम करना चाहिए। झूठ और बेईमानी का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका परिणाम हमेशा बुरा होता है। सच्चाई और ईमानदारी का फल देर से ही सही, लेकिन अच्छा जरूर मिलता है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इंसान को हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना चाहिए। बेटा मोहन, ये ढोलक क्यों लेकर आए हो? हाँ, मैं भी आपसे यही पूछने वाली थी। ये पुराना सा ढोलक घर क्यों लेकर आए हो? इसकी क्या जरूरत थी? यह ढोलक मुझे जंगल में मिला था। इसमें 2 सेब रखे हैं, तुम दोनों एक एक खा लेना। बाद में घर में सामान रखने के काम में आ जाएगा। मोहन वो ढोलक जानकी को दे देता है। जानकी जैसे ही ढोलक खोलती है वो हैरान रह जाती है। अरे मोहन जी, आपने तो कहा था कि इसमें सिर्फ 2 सेब है, लेकिन ये ढोलक तो सेबों से भरा हुआ है। नहीं जानकी, मैं तो इसमें सिर्फ 2 ही सेब रखकर लाया था। मोहन खुद ढोलक के अंदर झांक कर देखता है। सचमुच ढोलक ढेर सारे सेबों से भरा हुआ था। यह देखकर वो भी चौंक जाता है। मैंने सिर्फ इसमें 2 ही सेब रखे थे, फिर इतने सारे सेब कैसे हो गए? माँ, मुझे लगता है यह कोई मामूली ढोलक नहीं है। यह मुझे जंगल में एक विशाल पेड़ के अंदर मिला था। पहले मुझे लगा था इसमें कोई खजाना होगा, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो मैंने बेकार समझ लिया था। अब लगता है यह कोई चमत्कारी ढोलक है। अगर सच में ये ढोलक चमत्कारी है तो क्यों ना इसे अभी आजमा कर देख लिया जाए। घर में एक मुट्ठी चावल पड़े हैं, मैं उन्हें इसमें डालती हूँ, तभी पता चल जाएगा कि ये ढोलक सच में जादुई है भी या नहीं। जानकी तुरंत घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आई और उन्हें ढोलक के अंदर डाल दिया। जैसे ही चावल ढोलक के अंदर गए, देखते ही देखते एक मुट्ठी चावल कई गुना बढ़ गए। यह देखकर मोहन, जानकी और शांति देवी तीनों हैरान रह गए। मोहन बेटा, ये ढोलक सच में चमत्कारी है। एक मुट्ठी चावल इतने सारे चावलों में बदल गए। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। एक मुट्ठी चावल इतने सारे चावलों में बदल गए। घर में एक आलू भी पड़ा है, उसे डालकर भी देखती हूँ। जानकी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने घर में रखा एक आलू उठाया और ढोलक के अंदर डाल दिया। जैसे ही आलू ढोलक के अंदर गया, वो भी कई आलूओं में बदल गया। अब सबको यकीन हो गया कि मोहन को मिला ये ढोलक कोई साधारण ढोलक नहीं, बल्कि सचमुच एक जादुई ढोलक है। बेटा,
लगता है भगवान ने आखिर हमारी मेहनत देख ही ली। अब तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, लेकिन हमें लालच नहीं करना चाहिए। इस ढोलक की मदद से हम मेहनत छोड़ेंगे नहीं, बल्कि एक नया काम शुरू करेंगे। बिल्कुल सही कहा बेटा। जादू से ज्यादा जरूरी इंसान की नियत होती है। उस रात काफी समय बाद उनके घर में खुशी का माहौल था। अगले दिन मोहन कुछ चावल लेकर बाजार गया। अरे मोहन, इतने बढ़िया चावल कहाँ से लाए हो? बस थोड़ा नया काम शुरू किया है। जो भी है, माल बहुत अच्छा है। मोहन को चावलों के अच्छे दाम मिले। धीरे धीरे मोहन का छोटा व्यापार बढ़ने लगा। कभी वो चावल बेचता, कभी गेहूं, लेकिन वो हमेशा जरूरत भर ही जादुई ढोलक से चीज बढ़ाता था। एक दिन जब मोहन घर पर नहीं था, तो जानकी की इच्छा हुई कि काश घर में और पैसे हों। उसने सोचे बिना पैसे ढोलक में डाले और पैसों के बढ़ने का इंतजार करती रही। लेकिन काफी समय बीत जाता है, जानकी को पैसे भरते हुए नजर नहीं आते और वो जैसे ही जादुई ढोलक के अंदर झांक कर देखती है तो उसने जो पैसे डाले थे वो भी गायब हो चुके थे। ये है क्या? लगता है अब ये जादुई ढोलक काम नहीं कर रहा, तभी तो इसने पैसों को नहीं बढ़ाया। जानकी को लगा कि जादुई ढोलक ने अपना जादू दिखाना बंद कर दिया। वो रसोई से कुछ आलू लेकर आई और उन्हें ढोलक के अंदर डाल दिया। देखते ही देखते ढोलक ने उन आलूओं को कई गुना बढ़ा दिया। अरे, जादुई ढोलक तो अभी भी काम कर रहा है, लेकिन जब मैंने इसमें पैसे डाले तो पैसे बढ़ने के बजाय गायब हो गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जानकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मोहन घर वापस आया। जानकी ने उसे सारी बात बताई। यह सुनकर मोहन बोला, जानकी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हम इस जादुई ढोलक का इस्तेमाल लालच के लिए नहीं करेंगे। हमें जितना मिल रहा है वही बहुत है। तुमने पैसे लालच की नीयत से डाले, इसलिए ढोलक ने अपना जादू नहीं दिखाया। मुझे भी यही लगता है। अगर हमने लालच या गलत नीयत से इस जादुई ढोलक का इस्तेमाल किया तो ये कभी काम नहीं करेगा। ये सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों का साथ देता है। आप दोनों सही कह रहे हो। अब मैं कभी भी लालच में आकर इस जादुई ढोलक का इस्तेमाल नहीं करूंगी। अब मोहन, जानकी और उसकी माँ समझ चुके थे कि जादुई ढोलक केवल अच्छे और ईमानदार लोगों के लिए ही काम करता है। अगर कोई इसका इस्तेमाल लालच या बुरी नीयत से करेगा तो ये उसका साथ नहीं देगा। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। मोहन की तरक्की होने लगी। उसका कच्चा मकान अब एक सुंदर पक्का घर बन चुका था। परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन मोहन की बढ़ती तरक्की देखकर सेठ वीरदास के मन में जलन होने लगी। आखिर एक गरीब लकड़हारा इतनी तेजी से अमीर कैसे बनता जा रहा है? उसने तो लकड़ियां बेचने का काम भी छोड़ दिया। कभी बाजार में चावल बेचता है, कभी गेहूं, तो कभी फल। जबकि उसके पास ना कोई खेत है, ना कोई बाग बगीचा। जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। सच्चाई जानने के लिए एक रात सेठ वीरदास चुपके से मोहन के घर पहुंचा। वह खिड़की के बाहर छिपकर अंदर झांकने लगा। तभी अंदर मोहन अपनी माँ और पत्नी से कह रहा था, आम का मौसम आ गया है, इसलिए मैं बाजार से कई तरह के आम लेकर आया हूँ। अब मैं आम का व्यापार शुरू करूँगा। इतना कहकर मोहन ने सारे आम जादुई ढोलक में डाल दिए। देखते ही देखते कुछ ही पलों में वो आम कई गुना बढ़ गए। ये सब देखकर वीरदास चौंक गया। तो यह राज है इसकी अमीरी का।
इस लकड़हारे के पास एक जादुई ढोलक है जो एक चीज को कई चीजों में बदल देता है। यह जादुई ढोलक तो मेरे पास ही होना चाहिए। अब सेठ वीरदास समझ चुका था कि मोहन की तरक्की का कारण वही जादुई ढोलक है। अगली सुबह उसने मोहन को हवेली बुलाया। मोहन, मुझे सब पता चल चुका है। जंगल से जो तुम्हें ढोलक मिला था वह मेरे जंगल का सामान है। सेठ जी, ढोलक मुझे मिला था। लेकिन मिला कहाँ? मेरे जंगल में, इसलिए उस पर मेरा हक है। मोहन कुछ देर सोचता रहा, फिर वो बोला, ठीक है, मैं ढोलक आपको दे देता हूँ। मोहन जादुई ढोलक सेठ वीरदास को देकर घर लौट आया। वीरदास बहुत खुश था। वह घर में रखा सारा धन लेकर जादुई ढोलक के पास बैठ गया। मोहन भी कितना बेवकूफ था। जादुई ढोलक होने के बाद भी दिन रात मेहनत करता रहा। अब देखना, मैं इस धन को कई गुना करके पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इतना कहकर सेठ वीरदास अपने घर में रखा सारा धन उठाकर जादुई ढोलक के अंदर डालने लगा। फिर वो बेसब्री से इंतजार करने लगा कि उसका धन कई गुना होकर बाहर निकलेगा। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। जब उसने ढोलक के अंदर झांक कर देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने जो धन अंदर डाला था वो पूरी तरह गायब हो चुका था। अरे, यही क्या हो गया? मेरा सारा धन कहाँ चला गया? कोई बात नहीं, घर में कीमती आभूषण भी तो पड़े हैं, उन्हें डालता हूँ, वह जरूर कई गुना हो जाएंगे। लालच में आकर सेठ वीरदास घर के सारे सोने चांदी के आभूषण और कीमती सामान उठा लाया। वो एक एक करके सब कुछ जादुई ढोलक में डालता गया, लेकिन इस बार भी वही हुआ। काफी देर बाद जब उसने ढोलक के अंदर देखा तो सारे आभूषण और कीमती सामान गायब हो चुके थे। अब सेठ वीरदास का सिर चकराने लगा। मोहन ने मेरे साथ धोखा किया है। मेरी सारी जमा पूंजी इस जादुई ढोलक ने निगल ली। मैं मोहन को सबक सिखाकर ही रहूंगा। कल ही पंचायत बुलाऊंगा। अगले दिन पूरे गांव में पंचायत बैठी। मुखिया जी, मोहन ने मेरे साथ धोखा किया है। इसने जादुई ढोलक बदल लिया। मेरे घर का सारा धन, आभूषण और कीमती सामान इस ढोलक में गायब हो गए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। सेठ जी, मैंने कोई धोखा नहीं किया। यह वही जादुई ढोलक है। अगर यह वही ढोलक है तो मेरा सामान कई गुना क्यों नहीं हुआ, बल्कि जो भी मैंने इसमें डाला सब गायब हो गया और तुम्हारे डाले हुए सामान कई गुना हो जाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कभी लालच नहीं किया। मैंने इस ढोलक का इस्तेमाल जरूरत के लिए किया था, लेकिन जो भी इसका इस्तेमाल लालच और बुरे इरादे से करेगा उसे बुरा परिणाम ही मिलेगा। आपने लालच किया, इसलिए यह सब हुआ। मुखिया जी ने दोनों की बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, अब मुझे समझ आ गया है कि असली मुसीबत की जड़ यह जादुई ढोलक है। मोहन, यह ढोलक अब किसी के पास नहीं रहना चाहिए। अच्छा होगा कि तुम इसे सबके सामने तोड़ दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मुखिया जी, आप ठीक कह रहे हैं। इस ढोलक को खत्म कर देना ही सबसे अच्छा होगा। इतना कहकर मोहन ने पूरे गांव के सामने जादुई ढोलक को तोड़ दिया। मोहन का इतना बड़ा दिल देखकर सेठ वीरदास को अपनी गलती का एहसास हो गया। आज मुझे समझ आ गया कि अच्छाई का फल हमेशा अच्छा होता है और बुराई का फल बुरा। मैंने लालच और घमंड में आकर बहुत गलतियां की। मैंने कई लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। सेठ वीरदास ने सच्चे मन से माफी मांगी। उसका बदला हुआ व्यवहार देखकर गांव वालों ने भी उसे माफ कर दिया। अब सेठ वीरदास समझ चुका था कि मोहन को जादुई ढोलक से फायदा इसलिए मिला क्योंकि उसने हमेशा मेहनत
ईमानदारी और अच्छे कर्मों का रास्ता चुना।